कहकर ही मानेंगे में आपका एक बार फिर स्वागत है। सभी सियासी पार्टियों के दावे हैं, वायदे हैं, मैनिफेस्टो हैं, लेकिन केंद्र में कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण की राजनीति है। अब सवाल यह है कि अगर विकास की राजनीति है तो उसका रोड मैप कहां से जाता है और कैसे जाता है, यही सवाल है। और यह बड़ा सवाल लेकर आज हम कहकर ही मानेंगे में उपस्थित हैं। सवाल ये कि ये जो बहस है, इस बहस पे, इस प्लेटफॉर्म में हम मुद्दों को लेकर रोज हाजिर होते हैं। तो आज सबसे बड़ी बहस में यही बातचीत करेंगे कि आखिर जो विकास का मुद्दा है उसका रोड मैप किसके पास है और किसके पास है सिर्फ हवाई बातें। लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखेंगे, फिर हमारे मेहमानों से हम आपका तारुफ कराएंगे और बहस की ओर रुख करेंगे। उत्तर प्रदेश में सियासी पारा अपने चरम पर है। हर चुनावी सभा में आरोप प्रत्यारोप के बाण चलाए जा रहे हैं, बड़े बड़े दावे और वादे किए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि इस चुनावी घमासान में उत्तर प्रदेश के असल मुद्दे पीछे छूटते दिखाई दे रहे हैं। आंधी और भूकंप सियासी वार और पलटवार का मुद्दा बन गए हैं, लेकिन विकास का मुद्दा सिर्फ हवाई बयानबाजी तक सीमित दिखाई देने लगा है। बिजली, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे मुद्दों पर तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण की राजनीति हावी दिख सभी सियासी दलों ने अपने घोषणा पत्रों में विकास के वादे किए हैं, लेकिन विकास से जुड़े मुद्दों को लेकर रोड मैप क्या होगा, इस पर कोई नेता कुछ बोलने को राजी नहीं। सभी दल प्रदेश के युवाओं को अपने साथ लाने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन युवाओं को रोजगार कैसे मिलेगा, शिक्षा के अवसर कैसे मिलेंगे, इन सवालों के जवाब किसी रैली में नहीं दिए जा रहे। हर पार्टी राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रही है, लेकिन कानून व्यवस्था सुधरेगी कैसे, इस मुद्दे पर कोई भी दल बहस को तैयार नहीं। चुनाव आयोग भी चुनाव के दौरान बाहुबलियों और कानून व्यवस्था को लेकर पूरी सावधानी बरत रहा है। सवाल ये है कि क्या सियासी पार्टियों के वादे और उनके दावे सिर्फ हवाई हैं या फिर क्या वाकई उन्हें पूरा करने को लेकर सियासी दल संजीदा हैं। हकीकत चाहे जो भी हो, लेकिन जनता राजनीतिक दलों के हर हथकंडे को अच्छी तरह समझती है और वोट के जरिए करारा जवाब देने को तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी नेटवर्क। तो सबसे पहले हम आपको तारुफ कराएंगे हमारे मेहमान जो हमारे साथ आज मौजूद हैं, उनसे हम आपका परिचय करा दें जो बहस में हिस्सा लेंगे। हमारे साथ मनमोहन राय, हमारे पॉलिटिकल एडिटर, संपादकीय टिप्पणियों के साथ हमारे साथ मौजूद रहेंगे। सुचि विश्वास हमारे साथ, कांग्रेस की प्रवक्ता, हमारे साथ मौजूद रहेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नावेद सिद्दीकी साहब हमारे साथ, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ मौजूद रहेंगे अपने तीखी टिप्पणियों के साथ। और डॉक्टर दीप्ति भारद्वाज, बीजेपी की प्रवक्ता, हमारे साथ मौजूद रहेंगे। क्या खूबसूरत होता, क्या अच्छी बात होती कि हम विकास के मुद्दे पर बातचीत कर रहे होते, लेकिन शायद रोड मैप कोई बताने को तैयार नहीं है। कहीं ये बताया जा रहा है कि साहब मुसलमान जो थे उससे पहले जो उनके पूर्वज थे हिंदू थे। डॉक्टर दीप्ति, मैं ये जानना चाहता हूँ कि विकास का रोड मैप आपकी पार्टी के पास क्या है, या सिर्फ आप ये बताएंगे कि मुसलमान जो हैं उससे पहले जो उनके जो पूर्वज हैं वो सब हिंदू हैं। ये बहस का मुद्दा होगा या विकास का मुद्दा होगा? जी प्रतीक जी, भारतीय जनता पार्टी ने लगातार विकास के मुद्दे पर ही बात की है और विकास के मुद्दे पर ही हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हम चुनाव में उसी तरीके से उतरे हैं। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि स्कैम बनाम विकास, ये एक मुद्दा चल रहा है कि विकास हम जिस तस्वीर को सामने लेकर के आ रहे हैं उसमें हमने अपने मोदी सरकार के कार्यों को गिनाया भी है और जो वो उत्तर प्रदेश में करना चाहते थे उसको बताने का भी प्रयास किया है। और साथ में जो समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से प्रदेश को लूटने का काम किया है, हमने उसकी भी तस्वीर सामने रखी है। और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ में डॉक्टर दीप्ति, कांग्रेस की सरकार मिसाल के तौर पे, डॉक्टर दीप्ति, बहस में होता क्या है कि कभी कभी हम लोग हवाई होकर हम पैनलिस्ट और हम एंकर्स भी निकल जाते हैं और मुद्दे छूट जाते हैं पीछे। हम मुद्दों के हिसाब से बात करेंगे। जैसे आपने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर की बात आप कर रही हैं, विकास की बात कर रही हैं, आप गिनाते जाइए सो दैट कि आज नावेद साहब को घेरा जाए और पूछा जाए उनसे
कि आप जो है शेरो शायरी निकाल के सुना के तो निकल जाते हैं। अब इन पे जवाब दीजिए आप। तो डॉक्टर दीप्ति आप बताइए कौन कौन से मुद्दे पे जिनसे जवाब आज लेना है। जी, हम लोग विकास के मुद्दे पर ही बात कर रहे हैं, इसीलिए हमने अपना जो लोक कल्याण संकल्प पत्र बनाया, जो हमारा रोड मैप है इस प्रदेश में चुनाव लड़ने का, हमने उसके प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई है कि अंतिम व्यक्ति का उत्थान कैसे हो। और उस अंतिम व्यक्ति के उत्थान के लिए हमने सबसे पहले किसानों को लिया, हमने उनके सीमांत और लघु किसानों के कर्ज माफी और बिना ब्याज के कर्ज माफी की बात की है। उसके साथ में उनकी जो फसली ब्याज है उसको भी, उस कर्ज है उसको भी माफ करने की बात की है। साथ में हमने जो शिक्षा का महत्वपूर्ण मुद्दा है उसमें भी हमने बच्चियों को, कन्याओं को जो है वो ग्रेजुएशन लेवल तक मुफ्त शिक्षा देने की बात की है। उसके अतिरिक्त अगर जो दलित और गरीब बच्चे हैं उनमें से अगर कोई लड़के अगर कोई इंटर के बाद में कोई बहुत अच्छी परसेंटेज लेकर के 50% से ऊपर लेकर के आते हैं तो हम उन्हें ग्रेजुएशन में भी आगे ले जाने की फ्री एजुकेशन देने की बात करते हैं। उसके अतिरिक्त हमने लैपटॉप देने की बात की, लेकिन लैपटॉप के साथ में हमने 1 GB डाटा देने की बात की, क्योंकि उस लैपटॉप का अर्थ तभी एक स्कूल के विद्यार्थी के लिए होता है जब उसके पास इंफॉर्मेशन दुनिया भर की मिलती है उसे। और उसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल कमाता नहीं है। डॉक्टर दीप्ति, सवाल ये है कि रोड मैप नहीं, बातें तो आपने कही है, नहीं बातें तो नहीं डॉक्टर दीप्ति, इसमें कोई इंकार नहीं है कि वो तो जो आपने दिया है वो बहुत बेहतर है और मैंने मैनिफेस्टो देखा, मैं उसको देख रहा था, वो बहुत अच्छा है, लेकिन रोड मैप कैसे होगा, कैसे हासिल कैसे होगा? देखिए, लगातार इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं प्रतीक जी, लगातार हम लोग इसके लिए प्रयासरत हैं। और निश्चित तौर पर जब जनता को यह समझ में आता है, जब जनता ये समझने लगती है कि एक व्यक्ति विकास के लिए बात कर रहा है और एक सरकार जो है लगातार इस बात के लिए प्रयासरत है कि वो उनका गरीबों का उत्थान हो, चाहे वो जनधन बीमा योजना के तहत हो, चाहे वो उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को सिर्फ उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ जो हम लोगों ने उज्ज्वला योजना के माध्यम से जो गैस सिलेंडर दिए थे, गैस कनेक्शन दिए थे, सिर्फ 38 लाख गैस कनेक्शन उत्तर प्रदेश की महिलाओं को ही प्राप्त हुए हैं। तो इस तरीके से उन सारे लोगों को यह समझ में आ रहा है कि ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वही हमारे लिए विकास के रास्ते पर ले जाने वाली है और हमारे बच्चों के सपनों को साकार करने का। मैं आपकी तरफ आना, जब मैं आपके वायदे देख रहा था, सुची जी, मैं आपके वायदे देख रहा था, मैं आपने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को और बेहतर बनाया जाएगा। लग रहा है कि सबसे पहले तो जी बोलिए। जी, मैं ये देख रहा था कि आपके वायदे जो है उसमें से एक बात ये है कि लॉ एंड ऑर्डर को और बेहतर बनाया जाएगा। बात का जवाब देना चाहूंगी। जी नहीं, सबसे पहले तो मैं विकास का जो रोड मैप हमारी भाजपा प्रवक्ता ने बताया उस पे एक बात कहना चाहूंगी कि योजनाएं तो अति सुंदर हैं, कृपया इन्हें मूर्त रूप देने का भी कष्ट करें, है ना। जैसे गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ आपके फायर ब्रांड नेता, यूपी में रहना है तो योगी योगी कहना है, बड़ा विकास किया उन्होंने। इस्लामपुर को ईश्वरपुर बना दिया है और हुमायूंपुर को हनुमानपुर बना दिया है, उर्दू बाजार को हिंदी बाजार बना दिया है। इसके अलावा आपके विकास पुरुष संगीत सोम, आपके विकास पुरुष प्रवीण तोगड़िया, आपकी विकास महिला नेत्रियां साध्वी प्रज्ञा प्राची, और मैं तत्काल अन्य लोगों का नाम नहीं लेना चाहूंगी। सुंदर बातें सुनने में अति सुंदर लगती हैं, क्यों ना आप लोग ग्राउंड पे आके भी देश के विकास की बात करते हैं। बेशक आपने एक बोलने वाला प्रधानमंत्री दिया है, बट कुछ हमें करने वाले लोग भी आप दीजिए, तो हमें लगता है विकास का रोड मैप ज्यादा स्पष्ट होगा। जी सुची जी, आपने जवाब नहीं बताया। वो उन्होंने कहा, आपने एक बात कही है कांग्रेस ने, उसने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर बनाया जाएगा। लगता है उसमें कुछ चीजें जो थी वो चूक थी, हो गई थी, उनमें ठीक किया जाएगा या दुरुस्त किया जाएगा। ये डॉक्टर दीप्ति, आप उस पर देखिए, डायल 100 बोलना चाहेंगे, रिएक्ट प्रभावी रूप से लागू होने में जो समय लग रहा है, डायल 100 की योजना प्रभावी रूप से लागू, 1090 योजना बहुत बेहतर तरीके से काम कर रही है। 2.5 से 3 लाख केसेस जिनका फीडबैक और रिकॉर्ड ऑलरेडी आप यू कैन चेक ओवर इट, जो कि ऑलरेडी रिकॉर्डेड फॉर्म में मौजूद है, जिससे प्रदेश की महिलाओं को, मैं भी एक महिला हूं, बहुत सुविधा हुई है। मैं उस
यूनिट से कभी जुड़ी भी डॉक्टर रही दीप्ति। और ये बहुत ही प्रभावी डॉक्टर योजना है। दीप्ति। और डायल 100 भी लागू होने के बाद आपने जो मुझसे प्रश्न, जी हाँ मैं आपकी जिस बात का स्थिति उत्तर दे रही हूँ, जिस स्थिति में कि कानून जो व्यवस्था आपने रही, मुझसे प्रश्न किया है लॉ एंड ऑर्डर का, वो इस उत्तर प्रदेश का सबसे ज्वलंत मुद्दा है और उसके ऊपर सचमुच इस बहस को केंद्रित होना चाहिए। आपको ये खुद मालूम है कि उत्तर प्रदेश की जो वर्तमान स्थिति है, कल ही पारा में एक 7 साल की बच्ची के साथ रेप होता है और उसके बाद में उसकी हत्या हो जाती है। कल ही तो आज सुबह का अखबार आप पढ़ेंगे तो पता लगता है कि 12 साल की एक बच्ची के साथ रेप होता है और हत्या हो जाती है। इस तरीके की स्थितियां जो सामने आ रही हैं, सपा और बसपा का एक चरित्र हाथरस में दिखाई देता है कि सपा और बसपा में आपस में लड़ाई होती है और उसके बाद में एक व्यक्ति मर जाता है वहीं पर। ये जो स्थितियां सामने आ रही हैं। नवेद साहब, आपके मैनिफेस्टो में तो 1 से लेकर 100 तक यही बातें होनी चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर वाली बात पे आपको सारी पार्टियां घेरती हैं। इवन कांग्रेस ने भी यही बात कही कि वो ये कहते हैं कि और बेहतर बनाया जाएगा। नवेद भाई, देखिए, ऐसा है कि लॉ एंड ऑर्डर की जहां तक बात है, लॉ एंड ऑर्डर पे लगातार हम लोगों ने काम किया है। लगातार, चाहे 1090 को ले लीजिए आप, उसके बाद आप हमारे यहाँ डायल 100 ले लीजिए, जो हमने ऐप निकाला है उसको लीजिए। ये सारी चीजें आज 10 मिनट के अंदर रिमोट एरियाज में, रूरल एरियाज में पुलिस पहुंच रही है। पहले जहां नहीं पहुंचती थी, आज वहां पहुंच रही है। हमने कितनी गाड़ियों से उनको जो है लैस कराया है कि सारी गाड़ियां उनको दी गई हैं और लगातार उनको ये टेक्नोलॉजी से भी उनको जोड़ा गया है कि कहीं ना कहीं जैसे ही आप फोन पे या ऐप के जरिए या मोबाइल पे कहीं आप उनसे कांटेक्ट करेंगे, फौरन वो आपके पास 10 मिनट के अंदर पहुंचेंगे। ये सुविधाएं पहले नहीं थी। अब हमने तो इतना अच्छा कर दिया। अब लोग कहते हैं अपने मैनिफेस्टो में कि हम डायल 100 और लॉ एंड ऑर्डर को अपग्रेड करेंगे। अब ये नई चीज लेके आए, अपग्रेड। अभी तक नए ख्वाब दिखा रहे थे कि बताइए अच्छे दिन आएंगे, लोगों को क्या नाम है 15 लाख सबके अकाउंट में आ जाएगा। कुछ किसी के अकाउंट में आया नहीं प्रतीक भाई, और हमें पूरा यकीन है आपके अकाउंट में भी नहीं आया होगा। उल्टा निकलवा लिया और कतार में अलग नहीं, मेरे अकाउंट की चिंता ना करिए अपने पास नवेद भाई, मेरे अकाउंट की चिंता ना करिए। बताइए, नहीं करेंगे भाई। नहीं भाई, हम तो सबको साथ लेकर चलने वाले लोग हैं। हम तो आपकी भी चिंता करेंगे, मनमोहन भाई की भी करेंगे और ये डॉक्टर दीप्ति बैठी है इनकी भी करेंगे। तो हम तो सबको लेकर चलने, हम समाजवादी विचारधारा के लोग हैं। तो समाजवादी का काम है कि हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। तो हम तो लेकिन प्रतीक भाई एक चीज बस मैं और कहना चाहूंगा कि आज आवाम हिंदुस्तान की जिसने अपने आप को ठगा हुआ महसूस किया है, बस वो एक ही चीज कह रही है कि कुछ इस तरह से मेरे साथ बेवफाई कर, कुछ इस तरह से मेरे साथ बेवफाई कर कि अब तेरे बाद कोई और बेवफा न लगे। तो अब देखिए, अब जनता भी ये कहने लगी है ऐसे लोगों से, तो अब हम क्या इसमें बोल सकते हैं। अब तो जनता, लोकतंत्र में जनता से बड़ी कोई ताकत नहीं है, कोई आवाज नहीं है। और राहुल जी और अखिलेश जी साथ में मिल गए हैं और ये 1 और 1 11 हो गए। तो 11 लोगों से कहां 11 लोग, कहां एक पोस्टर बॉय, तो बड़ा जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। और यही वजह है कि लोगों के चेहरे के ऊपर जो है उनके पेश। नहीं नवेद भाई, मैंने आपकी बात सुनी, लेकिन आप लॉ एंड ऑर्डर वाली सिचुएशन पे, उन मुद्दों पे जो स्पेसिफिक केसेस हैं उन पे नहीं बोलते हैं, जानबूझ के नहीं बोलते हैं, उनको अवॉइड करते हैं। कांग्रेस मूक दर्शक बनी रहती है क्योंकि उसको वो आपके साथ साझा में है। तो जो 4.5 साल तक, 5 साल तक बोलती रही कांग्रेस, प्रतीक भाई आप मेरे साथ 1090 और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि बीजेपी क्यों चुप है। डॉक्टर दीप्ति आप क्यों चुप है? मेरा तो लाजमी है, मेरा गला साथ नहीं दे रहा, लेकिन मैं डॉक्टर दीप्ति आपसे जानना चाहता हूं कि आप चुप क्यों हैं? प्रवक्ता को बोलने का अवसर पूरा दे रही हूं जी। भाई ये लोग चुप कहां होते हैं? हम लोग चुप नहीं हैं। मैं तो अपने साथी प्रवक्ता को बोलने का और उन्हें सुनने का अवसर दे रही थी कि इसलिए ताकि मुझे पता लगे कि वो अपनी बात को किस प्रकार से रख पाते हैं। मैं शुचि जी को एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि वो कांग्रेस की प्रवक्ता हैं और 27 साल यूपी बेहाल का नारा लेकर के उन्होंने अपना कैंपेन शुरू किया था और आज वो समाजवादी पार्टी के अखिलेश जी के साथ खड़ी हुई हैं और उसके बाद में अब वो वही स्वर में स्वर मिलाती हैं। यानी यहां पर नावेद सिद्दीकी जी और कांग्रेस की प्रवक्ता शुचि जी, यानी दो पार्टियां और एक चेहरा, यानी उनकी 2 आवाजें और एक ही मुद्दे पर बात करेंगे। और मेरे साथ तो मैं अकेले ही अपनी पैरवी करने के लिए बैठी हूं। खैर कोई बात नहीं, शेर हमेशा अकेला ही होता है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में
उत्तर प्रदेश के चुनाव में बार बार भारतीय जनता पार्टी लगातार जाकर के, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो बड़े अधिकारी हो, सबसे जा करके यहां पर जाकर के मिल चुका है और उसने ये बात रखी है कि लॉ एंड ऑर्डर मुख्य है और इसके अगर यहाँ के अधिकारियों को नहीं बदला गया, अगर यहाँ के उत्तर प्रदेश में निष्पक्ष चुनाव कराना है तो यहाँ पर आपको पैरवी उन अधिकारियों को हटाना पड़ेगा जो अधिकारी पिछले 5 साल से एक ही स्थान पर जमे हुए हैं और सपा के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। और उसी का परिणाम हुआ कि नसीम जैदी जी जो हैं वो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कहते भी हैं कि अब किसी को भी कहीं से उनके ऊपर एक नियम लगा दिया जाता है कि डीजीपी को अब कहीं पर भी मूवमेंट करने का अधिकार नहीं है। ये सिर्फ इसीलिए हो रहा है कि उनके रिश्तेदार चुनाव लड़ रहे हैं और वो एक तरीके से अपनी पूरी मशीनरी का उपयोग उनके हितों में करेंगे। और कैराना एक बहुत बड़ा मुद्दा है। नवेद साहब, सुप्रीम कोर्ट नवेद साहब जवाब देना चाहेंगे कि आप किसी भी प्रकार से जाकर के करिए और वहां पर निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए बहुत आवश्यक है कि वहां पर करिए। दीप्ति जी ने कहा, डॉक्टर दीप्ति जी ने ये कहा कि मशीनरी का प्रयोग करेंगे। इन्होंने अभी एक बहुत आरोप लगाया कि मशीनरी का प्रयोग करेंगे। तो ये बताएं, इनके 73 सांसद जीते हैं। अगर समाजवादी को मशीनरी का प्रयोग करना होता तो हम 14 में भी करते, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं है। तो ये अपनी बात में ही कहीं ना कहीं देखिए इनकी बात में ही विरोधाभास निकल के आया। दूसरी चीज, बहुत अच्छी डिबेट चल रही है और इन्होंने कहा कि यहाँ 2 समाजवादी के और कांग्रेस के 2 एक हैं और शेर अकेला होता है। हम तो कहेंगे बड़े अदब से कि हम बड़ा सम्मान करते हैं। एक बहुत अच्छी इंसान है आप, अपने आप को जानवर से कंपेयर मत करें। ये जानवर नहीं है। देखिए ऐसा शेर को आज भी किसी संदर्भ में नहीं लिया जाता है। आप किसी संदर्भ में नहीं लिया जाता। मैंने कहा कि आप बहुत अच्छी प्रवक्ता हैं, बहुत अच्छी इंसान भी हैं। कई मौकों पे आपके साथ में रहा। शेर का प्रतीक है शेर। यहाँ पे नवेद जी शेर एक प्रतीक की तरह है, बस आप समझ लीजिए एक प्रतीक के रूप में इस्तेमाल हुआ है। देखिए इनका शेर दूसरा है, हमारा शेर दूसरा है। हमारा शेर 2 लाइन का होता है। आपका सर्कस का है क्या? सारी बात कह देता है। आपका सर्कस का है क्या? वो भी शेर है और इन्होंने भी जिक्र किया जी। नहीं, अब सर्कस का नहीं, मेरा तो अल्फाजों का है। बोलिए, मेरा तो कलम का है जी। बोलिए, हमारे कलम में ताकत है जी। बोलिए, सवाल का जवाब दीजिए। तो देखिए सवाल का जवाब जी नवेद साहब जी। सवाल कीजिए, आप सवाल कीजिए, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। मैंने दिया भी, आपको बताया। दीप्ति जी ने लगाया ना मशीनरी के इस्तेमाल के बारे में। इन्होंने कहा लॉ एंड ऑर्डर के बारे में बोला। अब आप बोल ही नहीं चाहते। सुची जी आप हाथ उठा रही थी। मैंने जवाब 1 लाइन में दिया। देखिए हम समाजवादी लोग, अखिलेश यादव जी की टीम जो है वो 1 लाइन में जवाब देती है। 2014 में बता दें 73 सांसद कैसे हाथ उठा रही थी। सबसे पहले तो देखिए भाजपा प्रवक्ता का धन्यवाद कि उन्होंने वाकई में हमें सुना और बोलने का मौका दिया, क्योंकि कम से कम 100 डिबेट्स में मैंने ये महसूस किया कि भाजपा वाले बोलने का मौका नहीं देते, अपने आवाज का अंदाज बढ़ा के अपने झूठ को सच में तब्दील करने। ये मेरा एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं कह रही हूं। तो सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। दूसरी चीज, आपका विषय विकास और कैसे उसमें राजनीति के रोड मैप तक जा रहा था, तो उसको मैं लाती हूं लॉ एंड ऑर्डर से जोड़ते हुए। देखिए राजनीति के अपराधीकरण का श्रेय सांप्रदायिकता से होके जाता है। मैंने अभी आपको एक उदाहरण दिया कि यूपी में रहना है तो योगी योगी कहना है। तिलक तराजू और तलवार इनको जवाब नहीं देना चाहती दीप्ति जी, देना ही नहीं चाहती जवाब। मैं सुची जी आपके इस सवाल के सुची जी आपके इस सवाल का जवाब लेंगे वक्त एक छोड़ के ब्रेक का। सुची जी वक्त एक छोड़ से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं। आप बने रहिए मेरे साथ, बने रहिए। वक्त एक छोड़ से ब्रेक का मैं आता हूं। क्या करी मानेंगे में आपका एक बार फिर स्वागत है। 2 बयान हैं और दोनों से सच्चाई सामने आती है। एक ये राजनाथ ने अभी कुछ देर पहले बोला, उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश में बिजली आती नहीं है, सिर्फ बिजली के बिल आते हैं। हम विकास के मुद्दे पर बात कर रहे हैं। और दूसरी तरफ अब से कुछ देर पहले हमारे ही शो में सुची जी ने यह कहा कि उत्तर प्रदेश में रहना है तो योगी योगी कहना है। मैं सबसे पहले चाहता हूं कि डॉक्टर दीप्ति आप पहले सुची जी के सवाल का जवाब दें, सीधा जवाब दें,
फिर मैं आगे बढ़ता हूं और फिर मैं डॉक्टर दीप्ति उनसे पूछूंगा, शुचि जी से, कि बिजली तो आती नहीं, बिजली का बिल आता है। जी डॉक्टर दीप्ति। जी प्रतीक जी, ये बहुत पुराना नारा है कि उत्तर प्रदेश में रहना है तो योगी योगी कहना है। अब ऐसी कोई बात नहीं है। लगातार भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास लेकर के मुद्दे पर काम कर रही है। लगातार इस मुद्दे पर काम कर रही है और लगातार इस मुद्दे पर काम करती रहेगी। हम लगातार सांप्रदायिक बातों से बचने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जब ये कहते हैं कि 125 करोड़ देशवासी, तो उस समय जब वो ये बात कहकर के संबोधित करते हैं सारे लोगों को, तो वो पूरे देश के प्रतिनिधित्व के रूप में करते हैं। उसमें कोई जाति, धर्म, वर्ग, भाषा कुछ भी नहीं होता। तो निश्चित तौर पर इस तरीके का कोई बयान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं आता। मुसलमानों के सारे पूर्वज जो हैं वो सब हिंदू हैं, तो वो इस बात को चुनाव से पहले क्यों कहते हैं? क्या वो ध्रुवीकरण के लिए नहीं कहते हैं ये बात? नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है प्रतीक जी कि वो चुनाव से पहले कहते हैं। ये आरएसएस के लोग पहले भी कहते रहे हैं और लगातार कहते हैं। उनके चिंतन में इस तरीके की बात है कि और ये सच भी है। इसे अगर मैं हमारे बीच में नावेद भाई बैठे हैं तो मैं उनसे अगर ये कहूं कि धर्मांतरण करने से पहले वो क्या थे, तो वो अपने पूर्वजों को अगर गिनती करना चाहेंगे तो निश्चित तौर पर कुछ ऐसा ही निकलेगा। उसमें कुछ गलत नहीं कहा गया है। नावेद जी बोलिए, और बताइए। भारत में रहने वाला, हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति जब विदेश की धरती पर जाता है तो वो हिंदू ही कहलाता है, भारतीय ही कहलाता है, कुछ और नहीं होता। उसकी आइडेंटिटी जो है वो इंडियन होती है, उसकी आइडेंटिटी भारतीय होती है। इसमें कुछ गलत नहीं है। नावेद जी बताइए। जी नावेद जी बताइए। देखिए, दीप्ति जी कहती है इसमें कुछ गलत नहीं है। देखिए, जब इलेक्शन आता है, आपने प्रतीक भाई, आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि जब चुनाव आता है तो आखिर ये बातें क्यों होती हैं, किस लिए इन मुद्दों को हवा दी जाती है, कि किसके पूर्वज पहले क्या थे और कौन पहले क्या था। ये बातें क्यों निकल करके आती हैं सिर्फ 5 साल बाद? 5 साल में एक ही बार जो है याद किया जाता है ऊपर वाले को, और उसके बाद नहीं किया जाता। बहुत से लोग नहीं करते हैं। लेकिन हमारे ऊपर जो इल्जाम लगा रहे हैं कि इस तरीके के देखिए, ऐसा है कि अब आप अच्छी तरह से जानते हैं, जनता देख रही है, जनता सारी चीजें जानती है कि कौन जो है क्या कह रहा है। हम तो बस एक ही चीज कहेंगे कि इनके पास इल्म ज्यादा है। हमारी दिव्या जी बैठी हुई हैं, इनके पास इल्म ज्यादा है और मेरे पास बहुत कम नॉलेज है। लेकिन जितनी भी है, मैं एक चीज कह सकता हूं जो बचपन से लेकर एक किताब पढ़ी है हमने, और मनमोहन भाई बैठे हैं, कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। जिस दिन अगर कोई कहने लगेगा हिंदी है हम, आप कुछ और कहती हैं। नहीं, देखिए, आप इसलिए कहती हैं। नहीं, आप नावेद जी देखिए, यहाँ पर चूंकि ये मुद्दा धर्म का नहीं है। देखिए प्रतीक भाई, आप समझ गए मेरी बात। धर्म का नहीं है, मैंने तो ये कहा, यही है जो आप कह रहे हैं, वही बात मैं भी कह रही हूँ। मैं तो सुनिए, मैं तो ये कहता हूं कि हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो, लेकर तिरंगा हाथ में आगे ही बढ़ेंगे। हम एक थे, हम एक हैं, हम एक रहेंगे। रो रो के तुम्हें देश की धरती है पुकारे, सिख हिंदू मुसलमान नहीं तुम लाल हमारे, वहशी दिलों के हौसले बढ़ने नहीं देंगे, नहीं, देश में बहने नहीं देंगे, जख्मी दिलों के जख्म मोहब्बत से भरेंगे। प्रतीक भाई जी, हम एक थे, हम एक हैं, हम एक रहेंगे। अब देखिए प्रतीक जी, सुनिए, अभी मैंने खत्म नहीं की। तुलसी का है उपवन, यही तुलसी का है उपवन, यही अल्लामा इकबाल से लेकर गालिब तक आपने सुना दिया, मैंने सब सुन लिया। हरिदास के संगीत की रसधार जो इन्होंने बात कही, अरे मीरा के मधुर वीणा की झनकार कह रही, दीवाने हम हैं प्रेम के, न तजेंगे, हम एक थे, हम एक हैं, हम एक रहेंगे। यही बात कह रही हूं, बांटना छोड़ दीजिए। भारतीयता की बात होती है, हिंदुस्तान की बात होती है, तो यही बात आती है। दीप्ति जी, आपको ये सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। हमें कहना है कि हम एक हैं। ये तो हम भी कहते हैं, फक्र से कहते हैं, हम फक्र से कहते हैं, सब कहते हैं फक्र से। लेकिन आप सर्टिफिकेट देने की बात करती हैं। भागवत जी सर्टिफिकेट देने की बात करते हैं। भागवत जी हो या कोई भी हो, इस तरीके का सर्टिफिकेट देने का काम कोई नहीं करता है। फूल है, वो आप ही के गुलदस्ते के फूल हैं। सुची जी, सवाल ये है कि ये सर्टिफिकेट क्यों दिए जाते हैं, क्या जरूरत है? सुची जी, चुनाव से पहले क्यों? कि मैं नावेद जी का एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं, मैं नावेद जी का एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं कि आरएसएस जो है वह एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपने आप में एक बड़ी संरचना है
और भारतीय जनता पार्टी एक पॉलिटिकल डॉक्टर दीप्ति को सब मालूम है, और दोनों डॉक्टर अलग दीप्ति सब अलग मालूम है, दोनों का डॉक्टर दीप्ति अलग अलग है, इसलिए कि ये वो बात चुनाव से नहीं पहले है। क्यों बोलते हैं, चुनावी मुद्दों पे क्यों बोलते हैं, जी वो सब मालूम है, सारी चीजें मालूम है, सारी चीजें मालूम है, चुनाव से पहले नहीं बोलते हैं, उन्होंने जी, कोई सारी बात कही मालूम किसी है। और जगह पर किसी और जगह पर नहीं जी, है, जी, और आप भी जानते हैं कि मीडिया उसमें से एक चीज निकालता है और अपने हिसाब से उसको तोड़ मरोड़ देता है। दीप्ति जी, भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में इसलिए बात कर रही है क्योंकि उसने काम किया नहीं है 14 में जो लोग बेवकूफ बनाया है, नहीं किया है, क्या किया है? हम दमदारी के साथ खड़े हुए हैं, आप हमें कोई, इसलिए हम विकास के मुद्दे पर लड़ाई लड़ रहे हैं, हम हिंदू और मुस्लिम के मुद्दे पर लड़ाई लड़ने के लिए नहीं आए हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग, हम भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ विकास बनाम स्कैम के मुद्दे पर लड़ाई लड़ रहे हैं। आप लोग कंट्रोवर्सी बेस्ड हैं, हमारे पास चाहिए बीफ बैन, हम विकास बनाम स्कैम के मुद्दे पर लड़ाई लड़ रहे हैं, हम संप्रदाय की बात ही नहीं कर रहे हैं भाई, हम तो 125 करोड़ देशवासियों के हितों की चिंता कर रहे हैं, हम उत्तर प्रदेश के हर व्यक्ति की चिंता कर रहे हैं, गरीबों की चिंता कर रहे हैं, हम ऐसे दलितों की चिंता कर रहे हैं, हम पिछड़ों की चिंता कर रहे हैं, हम हर जाति वर्ग की चिंता कर रहे हैं। कहीं पर ये नहीं कहा कि हम किसी वर्ग विशेष हैं या हम किसी जाति विशेष हैं, हमने से कोई नहीं कर रहा इस तरीके की राजनीति करते हैं। बिल्कुल सही कह रही है। और जिस तरह आपने अपने प्रधानमंत्री जी की बात करी, वो हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, वो 125 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो पशुपतिनाथ मंदिर में रुद्राभिषेक करके अपने रुद्राक्ष को फ्लॉन्ट करते हैं, बट ईद की बधाई देने में गुरेज करते हैं। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, मुंबई में 26 जनवरी को तिरंगा फहराया जाता है, मगर आरएसएस के कार्यालय में बिल्कुल झंडे की बयानबाजी, उन्हें भारत के तिरंगे से कभी प्रेम नहीं रहा, आजादी की लड़ाई में उनका कोई योगदान नहीं है। अपना करेक्शन करिए, अपना करेक्शन करिए। छोड़ के गए उसको बनाने में भारतीय जनता पार्टी का क्या योगदान है, कृपया 2 शब्दों में आप स्पष्ट कर दें। देखिए, आप चाहे संगीत सोम की बात करें, आप प्रवीण तोगड़िया की बात करें, आप अशोक सिंघल की बात करें, आप अपने तड़ीपार नेता अमित शाह की बात करें, आप द्वेष और नफरत की राजनीति करते हैं, आवाम को बांटने का काम करते हैं। कि नावेद जी ने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि कितने टिकट जो है वो चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों को दिए। मैं खुद भी चाहती थी कि इस तरीके की बात कही जाए। मैं आपको एक बात बताती हूँ, सुनिए प्रतीक जी, मेरे मैं आपको कहने के माध्यम से ये कहना चाहूंगी कि मैं अब ये बात कहना चाहूंगा, 125 करोड़ लोगों के साथ उत्तर दे रही हूँ भाइयों बहनों, 125 करोड़ लोगों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी और किसी भी स्थिति में इस बात की बात नहीं, मैं आपके पहले प्रश्न का उत्तर दूंगी कि भारतीय जनता पार्टी ने लगातार इस बात की बात की है कि हम संप्रदाय, जाति और वर्ग से बच करके बात करेंगे, लेकिन अगर आप ये बात कह रहे हैं तो मैं आपसे एक पहला प्रश्न करती हूँ, नावेद जी आपको मेरे प्रश्न का उत्तर देना होगा। हमसे सवाल न कीजिए, आप प्रतीक जी सवाल कर रहे हैं, उनके जवाब दीजिए। आप नावेद जी से एक प्रश्न पूछिए, समाजवादी पार्टी से एक प्रश्न पूछिए, अखिलेश यादव जी से एक प्रश्न पूछिए कि जो लगातार मुलायम सिंह जी लगातार मुस्लिम हितों की चिंता करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लगातार अखिलेश यादव जी मुस्लिम हितों की चिंता करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो क्यों नहीं समाजवादी पार्टी ने आजम खान को अपना मुख्यमंत्री का चेहरा प्रस्तुत किया है? सबसे पहली बात, क्यों आज तक? दूसरा एक प्रश्न श्रुति जी के लिए, यानी कांग्रेस पार्टी से मेरा एक प्रश्न है कि क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी ने आज तक अपना राष्ट्रीय नेता, कोई भी राष्ट्रीय नेता मुस्लिम घोषित किया? क्यों नहीं अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो है किसी मुस्लिम को बनाया है? आखिर ऐसी कौन सी बात है? ये लोग तो मुस्लिम के मुद्दे पर लड़ाई लड़ते हैं। हमने मुसलमानों को कभी वोट बैंक नहीं समझा है, हमने हमेशा मुसलमानों को अपने ही तरीके से समझा है और उन्हें अपने साथ लेने की बात जवाब दीजिए। जी हाँ, आप लड़ाने की बात लौटूंगा तो मनमोहन जी हमारे साथ बहस में शरीक हो गए। वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं। क्या करी मानेंगे मैं आपका एक बार फिर स्वागत है। मनमोहन जी हमारे साथ मौजूद है। मनमोहन जी, विकास बनाम ध्रुवीकरण, और ये शायद बहस का सिरा था जिसको कि हम लेकर चले थे, लेकिन विकास के मुद्दे पर रोड मैप शायद बताने के लिए कोई तैयार नहीं। ध्रुवीकरण की राजनीति इतनी तेज है कि सारे लोग उस पर जानते हैं कि कहां से और इसी से फायदा हो सकता है, लिहाजा इस पर सारे लोग बोलते हैं और खुलकर बोलते हैं। मनमोहन जी। मैंने आपका पूरा सवाल नहीं सुन पाया, कुछ ऑडियो प्रॉब्लम थी, लेकिन जैसे आज का टॉपिक था डिबेट का वादे और मैनिफेस्टो,
और आप देख रहे होंगे कि पूरा डिबेट कहीं ना कहीं मोदी जी, एंटी कांग्रेस, अखिलेश यादव, इस पे घूम गया। कौन 125 करोड़ इंडियंस का रिप्रेजेंटेटिव है, कौन 60 करोड़ इंडियंस का रिप्रेजेंटेटिव है, डिबेट उस तरफ घूमती चली गई। देखिए, मैनिफेस्टो और वादे हम लोग जो मीडिया से जुड़े हैं और जो पॉलिटिक्स से जुड़े हैं वो लोग पढ़ते हैं, एक एक पॉइंट पे जाते हैं। बट आप बताइए, आप पूरा यूपी घूम रहे हैं प्रतीक जी, कौन पब्लिक मैनिफेस्टो पढ़ती है? कौन आम जनता मैनिफेस्टो अपने घर ले जाता है, अपने परिवार के साथ डिस्कस करता है? पॉलिटिकल पार्टीज की मैनिफेस्टो, सभी पार्टियों के लिए मैं कह रहा हूं, इतना ढोंग हो गया है या इतना लाइटली लिया जाता है कि वो आम आदमी के लिए मैनिफेस्टो कोई इश्यू नहीं है। मैनिफेस्टो चाहे बीजेपी रिलीज करे, चाहे समाजवादी पार्टी और चाहे कांग्रेस, पब्लिक उसको उतना नहीं पढ़ती, उसके ऊपर डिस्कशन नहीं करती है, कोई अपने घर में डिस्कशन नहीं करता है। हाँ, ये जरूर है कि मैनिफेस्टो में अब जैसे फ्रीबीज हैं उनकी चर्चा हो जाएगी कि प्रेशर कुकर कौन दे रहा है, स्मार्टफोन कौन दे रहा है, लैपटॉप के साथ 1 GB कौन दे रहा है, डेटा, ये सब डिस्कशन जरूर होगा, लेकिन असली विकास के मुद्दों पे बात नहीं होती है। और जब भी आप वादों और मैनिफेस्टो का डिबेट करेंगे तो कहीं ना कहीं टॉपिक्स दूसरे होने लगते हैं। मोदी बना मनमोहन जी, रेस्ट, सच रेस्ट ये बना है मोदी, ये कि सब मैं पूरे उत्तर प्रदेश में घूम रहा हूं और घूमते घूमते मैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गांव जाता हूं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंच जाता हूं, आपको वहां की स्थिति दिखा दूं। जिला अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जाने दीजिए, मैं जिला अस्पताल में पहुंच जाऊं, वहां की स्थिति अगर मैं देख लूं या बताऊं तो यकीन मानिए बेहद शर्म आती है और विकास लगता है यहाँ के बिल्कुल फ्लैट हो गया है, ये स्थिति है। और जब यहाँ पे बहस करनी होती है तो ध्रुवीकरण पे अभी अगर मैं बात करूं, जो बात हो रही थी, निश्चित तौर से योगी आदित्यनाथ फेस नहीं है मुख्यमंत्री का, लेकिन बीजेपी ने कभी रोका भी नहीं उन्हें। क्यों नहीं रोका? उनके बयानों को कभी कभी लगाम कहा जरूर, लेकिन लगाम कभी नहीं लगाई। मैं डॉक्टर दीप्ति आपसे जानना चाहता हूं, क्यों नहीं रोका उन्हें? मुख्यमंत्री का फेस तो नहीं है, मैं जानता हूं, लेकिन क्यों नहीं रोका उन्हें कभी? आप हमसे सुन लीजिए। देखिए, अब मैं बता दूं, प्रतीक भाई, देखिए इसका प्रतीक भाई जवाब हम दे देते हैं। मोदी जी जो है वो हाथी की सवारी कर रहे हैं, यानी कि बहुत बड़ा बादशाह, हाथी की सवारी। लेकिन हाथी की सवारी में होता क्या है कि हाथी में लगाम नहीं होती। घोड़े की अगर करते सवारी, जो अखिलेश यादव जी कर रहे हैं, घोड़े की सवारी में लगाम होती है। तो मोदी जी के पास डॉक्टर दीप्ति रिस्पॉन्ड करिए, डॉक्टर दीप्ति रिस्पॉन्ड करिए, डॉक्टर दीप्ति रिस्पॉन्ड करिए, इट्स योर क्वेश्चन, डॉक्टर दीप्ति इट्स योर क्वेश्चन, रिस्पॉन्ड करिए। बिल्कुल बिल्कुल नावेद जी, जी मैं नावेद जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि हमारे प्रधानमंत्री जी जो है वो हाथी की सवारी कर रहे हैं। हाथी में लगाम नहीं होता। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, सुनिएगा, अब मैं आपको भी बताती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी तो कमल के फूल पर है और लगातार उस पर रहेगी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने अपनी साइकिल का हैंडल कांग्रेस के हाथ में थमा दिया है। कब ब्रेक लग जाएगा और कब साइकिल से अखिलेश यादव को उतार दिया जाएगा, इसकी कोई वो नहीं है। और आपको एक बात और बताऊं, जो आपने प्रश्न किया कि हम लोगों ने लगाम लगाई या नहीं लगाई, तो ये जनता के नेता हैं, जनता इनको चुनती है और जनता इनको आगे ले जाती है। और जब जनता के माध्यम से जो व्यक्ति चुन करके आता है, उसके ऊपर लगाम लगाने की इस तरीके की कोई कोशिश सामान्य तौर पर नहीं हो सकती, क्योंकि वो जनता की स्वीकृति के साथ है, वहाँ की आवाम की स्वीकृति के साथ है, आपकी आवाम की स्वीकृति के साथ है। लगातार आप ये सुन रहे होंगे कि योगी आदित्यनाथ जी ने लगातार ये कहा है कि कैराना को कश्मीर बनाने की बात हो रही है। यूपी, पश्चिमी यूपी को कश्मीर जैसे हालात हैं, लगातार वो ये बात कह रहे हैं कि पश्चिमी यूपी के लोग, पश्चिमी यूपी की जो स्थितियां हैं वो कश्मीर जैसी हैं। उसके पीछे सिर्फ यही एकमात्र कारण है कि वहां जिस तरीके से पोलराइजेशन हो रहा है, जिस तरीके से वहां के लोगों के हालात हैं, जिस तरीके से कानून व्यवस्था की, प्लीज रिस्पॉन्ड करिए, बहुत सीरियस इश्यू है कि आप कह रही हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की स्थिति, आप अगर ये कहेंगे कि वो जी, आप ये कह रही हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की स्थिति कश्मीर जैसी। जी हाँ, योगी आदित्यनाथ जी ने यही बात कही है और लगातार इस बात को वो कह रहे हैं, और ये सच्चाई भी है कि वहां पर जिस तरीके से कैराना का मुद्दा आया है, उस तरीके से नावेद जी, और उसके लिए ईसी को भी अपने उसमें कहना पड़ा है, और उसके अलावा ईसी ने भी संज्ञान लिया है। नावेद जी रिस्पॉन्ड करिए। नावेद जी, अच्छी बात कही आपके चैनल पे, राष्ट्रीय चैनल है, सब लोग बिल्कुल अच्छी बात नहीं की, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। मैं बोल रहा हूं, आपको अच्छी लगी हो तो आपको बहुत अच्छी बात दीप्ति जी ने कही, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि अगर नहीं अगर हम क्यों कहेंगे अच्छी, सुनिए, अरे भाई मेरे भाई साहब सुन लीजिए, 1 मिनट सुन लीजिए। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने योगी आदित्यनाथ जी के बयान को सपोर्ट किया।
पहली चीज इन्होंने कहा कि ये तो सपोर्ट तो किया इन्होंने योगी आदित्यनाथ जी को, वरना तो बहुत से प्रवक्ता कह देते हैं कि नहीं ये उनका निजी बयान होगा। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश की स्थिति कश्मीर से बदतर है। एक स्टेटमेंट में अपने ये कहा, यानी कि योगी आदित्यनाथ ने ये मान लिया कि कश्मीर की स्थिति बदतर है। तो कश्मीर में सरकार किसकी है? नहीं, हालात खराब है तो सरकार जिम्मेदार है। हालात खराब है तो सरकार जिम्मेदार है। सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। मोदी जी के ऊपर उंगली उठा दी, मोदी जी के ऊपर उंगली उठा दी योगी आदित्यनाथ ने। कश्मीर की स्थिति खराब है, कश्मीर की स्थिति खराब है। ये नहीं नवेद जी, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, पुलिस, स्टेट पुलिस का हिस्सा है, वो यहाँ की बात हो रही है, कौन सा चेहरा दिखाया जा रहा है? कश्मीर की बात नहीं हो रही है। मैं बात कर रहा हूं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, वो या पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, उसके संदर्भ में डॉक्टर दीप्ति कह रही है। रिस्पॉन्ड करिए। कम से कम उन्होंने भाई प्रतीक जी, कश्मीर प्रतीक जी लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अभी के खराब है, ये बताइए। इस समय तो बहुत अच्छी है, वहां के लोग अपने स्कूलों में जा रहे हैं, कश्मीर की अपने स्थिति स्कूलों खराब में जा रहे है हैं, और अपने योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि खराब है। बच्चों ने पहली बार वाह। पढ़ाई करने की कोशिश की है, ये सारे लोगों ने देखा है और मीडिया ने इसको हाईलाइट भी किया है। दीप्ति और जी एक बात अपने मैं आपके बयान माध्यम से कहना चाहती डू हूँ, नॉट कंपेयर, डॉक्टर दीप्ति प्लीज कंपेयर मत करिए। डॉक्टर दीप्ति, मैं आपसे बराए मेहरबानी उदाहरण यहीं के लाइए और योगी आदित्यनाथ के बयान को बिल्कुल मैं डिबेट में शामिल नहीं करता, और नहीं मैं उनके किसी डिबेट उनके किसी वाक्य को मैं यहां पे कह रहा हूं वो ठीक कह रहे हैं, मैं बिल्कुल नहीं मानता। लेकिन मैं कह रहा हूं पश्चिमी उत्तर प्रदेश, नवेद जी और सुजी जी आपके सामने सवाल है कि अगर वो ये कह रहे हैं तो इससे मतलब क्या है, ये जानना है, ये जरूरी है। कैराना में पड़ा, अगर कैराना में अगर है तो पलायन हुआ है तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? अगर हुआ है कोर्ट को भी ये कहना पड़ा है। जी देखिए, जैसे हैंडल और कमल का फूल और साइकिल तो चिर परिचित भाजपा का अंदाज है। जुमले तो आपने जुमले में जवाब दिया, लेकिन जैसा कि आपका सवाल था कि योगी आदित्यनाथ पे लगाम क्यों नहीं है, अभी एक हफ्ते के अंदर ही मेरठ में एक रैली हुई है जिसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने संबोधित किया था। उस पर उन्होंने हमारे प्रदेश के मुखिया पे ताली बजाते हुए बाकायदा स्टेज पे मिमिक्री की है। क्या देश के प्रधानमंत्री पद का ये आचरण है? जिस पर भूकंप के ऊपर भी उन्होंने बात की थी, जिस पद की गरिमा पर देश विदेश और इंटरनेशनल मीडिया की पूरी नजर होती है, आप हमारे प्रधानमंत्री पद की गरिमा को, उसके आचरण को कहां ले जा रहे हैं? आप अगर 125 करोड़ लोगों का पूरी दुनिया में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और आप स्टेज पर इतने अशोभनीय आचरण का परिचय देते हैं, तो आप किसी को नकेल या लगाम डालने में सक्षम ही कहां हैं? तो जब स्थिति अपर पर ये है तो आप लोअर पे अपेक्षा क्या करते हैं? मनमोहन जी, और रही बात मनमोहन जी, लास्ट आपकी संपादक की टिप्पणी, प्रतीक जी, मनमोहन जी लास्ट संपादक की लगे हुए कुशीनगर में जाकर योगी आदित्यनाथ कुशीनगर के क्लोजिंग रिमार्क, मनमोहन जी बिल्कुल क्लोजिंग रिमार्क, सेना ने वहां क्या कर रखा है, कृपया आप उस पर एक बार गौर करें। जी मैं ये कहना चाहूंगा, ये पॉलिटिकल क्लास पे क्वेश्चन है। मैं किसी पार्टी एक के लिए नहीं कह रहा हूँ, पार्टी दो के लिए नहीं, पॉलिटिकल क्लास पे क्वेश्चन है कि क्यों उनके वादे और मैनिफेस्टो को पब्लिक इतना लाइटली लेती है, क्यों वो पब्लिक के अपनी घर के डिस्कशन में या अपने वोटिंग डिसीजन में मैनिफेस्टो मैटर नहीं करता है। ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल क्लास को अपने बारे में सोचना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मनमोहन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर कल आपसे फिर मुलाकात होगी, आप बने रहिए हमारे साथ।